हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है क्यों। 2 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। विज्ञान की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिकी के मूलभूत नियमों की ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है प्यारे भाइयों। इसलिए भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है ना। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी तत्व को आप समझना चाहते हैं, किसी भी सिद्धांत को आप समझना चाहते हैं, कोई भी खोज या आविष्कार हो रहा है, उन चीज़ों को आप समझना चाहते हैं, विज्ञान की किसी भी शाखा का अध्ययन करना चाहते हैं प्यारे भाइयों, लेकिन उसके अध्ययन के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसके जानकारी के लिए आपको भौतिक का नियम पता होना चाहिए। आपके पास भौतिक के नियम का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसी कारण भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। मूलभूत किसे कहा जाता है? जिससे मिलकर के किसी चीज की रचना होती है। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब, किसी भी हम शाखा का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, और वो नियम हमारा कहाँ से आता है? भौतिकी से आता है। इसी कारण प्यारे भाइयों, भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। क्लियर है? सिंपल है कि विज्ञान की प्रत्येक शाखा, कई प्रकार की शाखाएं होती हैं। आपको पता है, रसायन विज्ञान भी होता है ना, वनस्पति विज्ञान भी होता है, जीव विज्ञान भी होता है, भूगर्भ विज्ञान भी होता है। तो विभिन्न प्रकार की शाखाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, उनके वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो हमें भौतिकी के मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है, जिसका अध्ययन करना जरूरी होता है, जिसका ज्ञान होना जरूरी है। इसी कारण प्यारे भाइयों, भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। क्लियर है? समझ गए ना पहला क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर प्यारे भाइयों, कि किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया प्यारे भाइयों? तो मैडम क्यूरी, ठीक है ना, मैडम क्यूरी या मैडम मेरी क्यूरी, पूरा नाम लिखना, मैडम मेरी क्यूरी या मैडम क्यूरी भी लिख सकते हैं, को सन 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से केवल यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम दो बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो प्यारे भाइयों, मैडम क्यूरी को सर्वप्रथम 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1903 में भौतिकी के क्षेत्र के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। भौतिकी को मूलभूत विज्ञान क्यों क्या कहा जाता है? क्योंकि प्यारे भाइयों, भौतिकी के नियमों का ज्ञान होना जरूरी है, भौतिकी के सिद्धांतों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि भौतिकी के नियम और सिद्धांत के आधारित हम किसी भी विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन कर पाते हैं। ओके, चीजें क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है प्यारे भाइयों, खोज एवं आविष्कार में क्या अंतर है, बताइए, स्पष्ट कीजिए कि खोज क्या है, आविष्कार क्या है। तो सिंपल सा है कि वैज्ञानिक तथ्यों को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? खोज कहलाता है। तथा नई युक्ति का निर्माण करना एक आविष्कार होता है। मतलब किसी चीज के बारे में हम प्राप्त कर लिए जानकारी, वो खोज हो गया। लेकिन प्यारे भाइयों, आविष्कार का मतलब होता है एक युक्ति का निर्माण कर देना। क्या युक्ति? मतलब एक सिस्टम का निर्माण कर देना, क्या कहलाता है? आविष्कार। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। जैसे गैसों में विद्युत विसर्जन एक ज्ञान है, कि हमने पता कर लिया प्यारे भाइयों कि गैसों का विद्युत विसर्जन होता है, ये ज्ञान है। लेकिन उसी का हम एक नया रूप दे दिए, जैसे विद्युत विसर्जन पर आधारित विद्युत लैंप का निर्माण कर दिया गया, तो वो बन जाता है आविष्कार। मतलब एक छोटी सी तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेना, वो खोज कहलाता है। लेकिन उसी ज्ञान के आधार पर किसी भी चीज की युक्ति का निर्माण कर देना। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा होगा कि हम इस माध्यम से हम एक यंत्र बना सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, ऊपर उड़ सकते हैं, एक विमान बना सकते हैं। लेकिन उसको फिर, है ना, प्रैक्टिकली तौर पर समझा देना, प्रैक्टिकली तौर पर उसकी युक्ति का निर्माण कर देना, आविष्कार कहला जाता है। तो खोज में केवल श्रेय होता है प्यारे भाइयों जानकारी प्राप्त करना, और उसका जब प्रैक्टिकली तौर पर आप यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तो वो बन जाता है आपका आविष्कार। चीजें क्लियर हो गई कि तथ्यों का सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करना खोज है, लेकिन वहीं पे उसका प्रैक्टिकली तौर पर किसी युक्ति का निर्माण कर देना, पुष्टि कर देना, क्या कहलाता है? आविष्कार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, किस वैज्ञानिक को भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो है जॉन बार्डीन। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता, किस भौतिक वैज्ञानिक को सर्वप्रथम 2 बार नोबेल पुरस्कार? तो मैडम क्यूरी।
भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में, लेकिन केवल भौतिकी के क्षेत्र में सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में प्यारे भाइयों, तो वो कौन है? जॉन बार्डीन। मतलब जॉन बार्डीन को भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन वहीं पे यदि हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो था मैडम क्यूरी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक को भौतिक के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उसका राइट आंसर प्यारे भाइयों कौन? जॉन बार्डीन। अगले प्रश्न पर बात करते हैं प्यारे भाइयों कि भौतिकी को एक यथार्थ विज्ञान क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा कि विज्ञान की जो मेन शाखा है उसका हम अध्ययन करते हैं प्यारे भाइयों, उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? भौतिकी की जरूरत पड़ती है। तो भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता है कि भौतिकी को मूलभूत विज्ञान क्यों कहा जाता है, उसका आपने अध्ययन कर लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, भौतिकी को एक यथार्थ विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो देखिए, भौतिक में क्या होता है प्यारे भाइयों, भौतिक के आधार पर हम किसी वस्तु का मापन कर सकते हैं, पूर्ण रूप से यथार्थता पूर्वक या परिशुद्धता पूर्वक हम उसका मापन कर सकते हैं, है ना। तो प्यारे भाइयों, इसका मापन यथार्थता पूर्वक संभव है, इसी कारण इसे हम यथार्थ विज्ञान कहते हैं, और कुछ लॉजिक नहीं है। अब यथार्थता पूर्वक क्या है, यही चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई वस्तु जिसका आप मापन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आप मापन करते समय 9.8, 9.6, 9.7, 9.8, 10.2, 10.1 मतलब एक्चुअल मान के आसपास यदि आप मापन कर रहे हैं तो वो उसका यथार्थता कहलाता है। लेकिन प्यारे भाइयों, कहीं डिफरेंस आप मान ज्ञात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कहीं दूर, जैसे आपका मापन करना था 10 लेकिन 8.1, 8.2 मापन कर रहे हैं, तो फिर ये आपका परिशुद्धता कहलाता है। तो यथार्थता मतलब सही रूप से, यानी जितना मान है उसके निकटतम आसपास हम जब मापन कर रहे होते हैं तो प्यारे भाई उसे कहते हैं यथार्थता। तो भौतिक प्रयोग में, है ना, यहाँ पर देखिए भौतिकी प्रयोग और मापन पर आधारित है। इसके अंतर्गत भौतिक राशियों का उच्च यथार्थता एवं परिशुद्धता पूर्वक मापन किया जाता है, अतः भौतिकी को यथार्थ विज्ञान कहा जाता है। चीजें क्लियर हो गई कि भौतिकी को यथार्थ विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि भौतिकी के आधार पर किसी भी चीज का मापन हम परिशुद्धता और यथार्थता पूर्वक कर सकते हैं, इस कारण से भौतिकी को एक यथार्थ विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करते हैं प्यारे भाइयों, जो कि यहाँ पर पूरा मैं कंप्लीट लिख लेता हूं ताकि कम समय में आपको पूरा समझा दिया जाए। ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्यारे भाइयों, आवेश संरक्षण का नियम और रेखीय कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और रेखीय संवेग का नियम, ऐसा मैंने कराया था एक पिछले वीडियो में। और इसमें पहले भी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, है ना, यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जैसे मोमबत्ती जल रहा होता है, वो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है उसमें, वो जब जलता है प्यारे भाइयों तो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा देता है, साथ के साथ ऊष्मा भी देता है, इसलिए ऊष्मी ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो जैसे मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं प्यारे भाइयों तो वो 2 प्रकार से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, एक तो ऊष्मी ऊर्जा जो ऊष्मा देता है, ताप देता है, और दूसरा प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाश देता है। मतलब पदार्थ जो है प्यारे भाइयों, ऊर्जा जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहा है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से विद्युत बल्ब आप देख रहे होंगे प्यारे भाइयों, विद्युत बल्ब आप अपने घर में देखेंगे तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, साथ में साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊष्मा भी देता है, इसलिए वो ऊष्मी ऊर्जा में भी बदलता है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं प्यारे भाइयों तो आपका भी एनर्जी किसी न किसी रूप में, है ना, जैसे हम मतलब बोल रहे हैं तो जो हमारा अंदर का यांत्रिक ऊर्जा है प्यारे भाइयों वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हैं, इसी कारण आप इस वीडियो के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब जो एक्सचेंज होता है ऊर्जा का रूप, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है प्यारे भाइयों, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल उपांतरण एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे, यहाँ पर उपांतरण या रूपांतरण कुछ भी लिख सकते हैं, केवल रूपांतरण अच्छा करें, यहाँ पे रूपांतरण लिख लें, रूपांतरण एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है ना, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का मूल योग नियत रहता है, मतलब जितना ऊर्जा है ब्रह्मांड में उतना ही रहता है, कहीं और से ना आता है ना तो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा गया प्यारे भाइयों एग्जाम्पल, घड़ी में चाबी भरने पर किया गया कार्य उसमें स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, और यही स्थितिज ऊर्जा घड़ी की सुइयों को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती रहती है। कहने का मतलब जब आप घड़ी में चाबी भरते हैं
अब तो उस प्रकार की ज़्यादा घड़ियाँ नहीं आती प्यारे भाइयों, लेकिन चाबी वाला घड़ी क्या करता है, जब आप बल लगाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाता है और वही स्थितिज ऊर्जा फिर घड़ी के सुइयों को गति करने के लिए है ना ऊर्जा देता है, जो कि गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से आज के छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए प्यारे भाइयों। और भी जो इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और मुख्य रूप से चैप्टर 1 में जो 1C है प्यारे भाइयों, बहुत ही सिंपल है, वो भौतिक के नियमों और सिद्धांतों पर ही आधारित है। तो इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव में करा दूंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। प्लीज़ यदि 11th क्लास के स्टूडेंट आप तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही लें। इस चैनल पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो आ ही रहा, साथ में मैथ्स की वीडियो भी आना शुरू हो गए। और भाइयों प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सब सब्जेक्ट का अलग अलग, जहाँ पर आप अच्छे से प्लेलिस्ट देख करके पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।